प्रधानमंत्री के भाषणों में, योगी आदित्यनाथ के भाषणों में, चाहे 2019 हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, हर बार आप लोगों को परिवारवादी पार्टी, भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश करने वाली पार्टी, माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी, इस तौर पर भाषण अगर निकालेंगे तो 150 भाषण के बयान। भाषण ही नहीं निकालिए, डेटा भी निकालिए। कल कहूँगा कि जब आप कह रहे हैं संघर्ष का परिवारवाद है, तो तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव ने क्या संघर्ष किया? एक्सेप्ट कि किसी के पापा शिवपाल यादव हैं, किसी के पापा रामगोपाल यादव हैं, इसके अलावा कोई सरकारी पद नहीं दिया। संघर्ष तो ये सब लोग कर रहे हैं जो कार्यकर्ता। इनमें से भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपसे 2 विधायक साथी मिलके गए और बहुत संघर्षशील, कोई एएमयू का प्रेसिडेंट रहा है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है, कोई एक हमारे साथी विधायक रहे हैं, यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे ना, उनको एमपी का टिकट, एमएलए बने, बदायूं का, और सारे एमएलए बने ना, सीधे सारे एमएलए बने, 28-26 साल सारे एमएलए बने हुए हैं, सारे एमएलए बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 5 सीटों ही उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा हमारा प्रदेश है, 80 सीटों का प्रदेश है, 403 विधायकों का प्रदेश है। 5 रिजर्व है आपके लिए। रिजर्व नहीं है, ये तो बीजेपी पास कोई मुद्दा ही नहीं। लीडर्स लेकिन अखिलेश यादव लाके आपको यहाँ नहीं, लीडर्स की डिमांड पे है, वर्करों की डिमांड पे है, ऐसा नहीं। आप घूमिए ना, केवल कैमरा लगा के सवाल पूछने से थोड़ी ये सब समस्याओं का समाधान है। आप मैदान में घूमिए और लोगों के वर्जन लीजिए, उसके बाद आपको एहसास होगा जो फैसला लिया पार्टी ने वो फैसला सही है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आपको इतना संवाद नहीं था कि आपको पता चले कि आप बदायूं से लड़ेंगे, कि आप नहीं संवाद था, मेरा बदायूं डिक्लेयर भी हुआ था। तो वो अपने पत्ते इतने छिपा के क्यों रख रहे थे कि आपको इन वक्त पर आप बदायूं की तैयारी कर रहे हैं और आपको कहा गया? कोई बात नहीं, तो पार्टी की इंटरनल रणनीति है। धर्मेंद्र यादव जो परिवार के अहम सदस्य रहे, सांसद रहे, वो धर्मेंद्र यादव को पता ही नहीं कि वो बदायूं से लड़ेंगे कि आजमगढ़ से लड़ेंगे। ये पार्टी की रणनीति है, इसमें जो पार्टी की रणनीति है कि अखिलेश यादव की रणनीति थी कि आपको पता नहीं चले? और देश के प्रधानमंत्री जी गंगा में खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर मैंने हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच नफरत फैलाने की बात की हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और अगले ही दिन लालगंज में आके, नेक्स्ट डे सी आजमगढ़ जनपद की लालगंज बगल की सीट पर जब वो आए तो हिंदू मुसलमान भाइयों की नफरत की बातें की उन्होंने आती हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी आज कही हुई बात से ठीक उल्टी कल बात कर रहे हैं, तो आज सवाल ये है कि देश के जनमानस समझ चुका है और अब तो 4 चरण का चुनाव जा चुका है। अब ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर लें, अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। या दिनेश निरहुआ कह रहे हैं कि 2022 में हार गए, उसके बाद कभी नहीं आए, ये 2024 में फिर चुनाव के समय आए और शायद आपने कुछ घर बनवाया, उसको लेकर भी कुछ उनका बयान है। मुझे नहीं मालूम क्या बयान है, मैंने सुना ही नहीं। कुछ बयान है, बता देता हूँ उनका उनका एक बयान देखा मैंने। हालांकि मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता। नहीं, आप गंभीरता से ना लें, लेकिन जनता ने उनको जिताया 2022 में। नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ वो सीट, वो वीवीआईपी लोकसभा क्षेत्र जिसके नाम में उसे गढ़ है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर आजमगढ़ को जाना जाता रहा है। वो आजमगढ़ जहां से रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव लड़े, जीते। वो आजमगढ़ जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। वो आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव सांसद रहे। वो आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होते हुए भी 2022 के उपचुनाव में ढह गया, या कहें समाजवादी पार्टी का किला ढह गया। क्या इस बार आजमगढ़ और आजमगढ़ के किले को समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक बार फिर से कब्जा जमा पाएंगे उस किले पर? इसी को समझने के लिए, बात करने के लिए हमने ख़ास तौर से धर्मेंद्र यादव जी को बुलाया है। और मैं हूँ आजमगढ़ में, सामने स्क्रीन पर दिखेगा नहीं, शिवली कॉलेज है, मशहूर आजमगढ़ का शिवली कॉलेज, पीछे एक जायका दरबार है। और ये दिन भर चुनावी सभा करके धर्मेंद्र यादव हमारे साथ अभी लगभग 11:30 बजे हम यहाँ बैठे हैं। इनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, दिन भर की बहुत सारी सभाएं हुई है। और आजमगढ़ में इसलिए आया हूँ क्योंकि धर्मेंद्र यादव 2022 में जिस दिनेश निरहुआ से हारे, वही दिनेश निरहुआ बीजेपी के टिकट पर धर्मेंद्र यादव को सामने चुनौती दे रहे हैं। बीच में तीसरा कोण बीएसपी का भी है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा किला था, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रमाकांत यादव भी जब तक आपके साथ थे, बाद में बीजेपी गए। और ख़ास बात एक और, आजमगढ़ मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन, जिसको MY समीकरण बोला जाता है, बिहार में भी यूपी में भी लगभग 35 से 38% मुस्लिम यादव वोट
आजमगढ़ में। शायद ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से यहाँ समाजवादियों का गढ़ कहा गया। बाकी 20% के आसपास SC, 20% के आसपास पिछड़े, 20% के आसपास बाकी जो सवर्ण जातियाँ। अब पहला सवाल यही, धर्मेंद्र यादव जी, बड़ी चुनौती है 2022 के शिकस्त को देखते हुए। अजय जी, सबसे पहले मैं उसकी बात करूं, उस हार की। उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार के तौर पे लिया। और जिस दिन मैं चुनाव से काउंटिंग से हार के निकला था, हालांकि वो बेईमानी की हार थी, वो अलग विषय है, उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ। और आजमगढ़ के लोगों के अंदर वो जज्बा है, वो क्षमता है। शायद अगले ही दिन अगर चुनाव होता तो आजमगढ़ के लोग रिजल्ट पलटती होते। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ नई नई योगी जी की सरकार बनी थी, उसका भी कुछ असर था। अधिकारी लोग सरकार की चापलूसी में, बेईमानी पर भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और इसके साथ साथ गुड्डू जमाली जी भी सामने थे। तो एक अलग तरह के फैक्टर थे उस बाई इलेक्शन में। और लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार इससे बनेगी बिगड़ेगी नहीं। ये भी एक साइको था लोगों के दिमाग में। वो एक एक्सीडेंटल हार थी। उस हार को मैंने कभी ना दिल पे लिया, ना दिमाग पे लिया। मान लिया कि किन्हीं परिस्थितियों में हो गई। आजमगढ़ आज पूरी तरह तैयार है। अगर आप उस हार की चर्चा करते हो तो उस हार का बदला लेने को तैयार है। अगर आप गढ़ की बात करते हो तो गढ़ को न केवल बचाना बल्कि गढ़ के गौरव को बढ़ाने के लिए तैयार है आजमगढ़। और अगर समाजवादी विचारधारा की बात करेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने के लिए आज आजमगढ़ पूरी तरह से तैयार है। लोगों को इंतजार है 25 तारीख का, जब उनके सामने EVM की मशीन होगी। बीच बीच में कुछ आजमगढ़ के भी बारे में बताते जाएं। आजमगढ़ में 20 साल में जो चुनाव हुए, जो मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, 14 बार यहाँ से यादव सांसद बने। सही बोल रहा हूँ? राम नरेश यादव से लेकर, चंद्रजीत यादव से लेकर, रमाकांत यादव से लेकर, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक। हो सकता है आप बन जाएं, लेकिन जो अभी है दिनेश यादव, वो भी है, निरहुआ, वो भी यादव है। और जिसका जिक्र किया इन्होंने पिछली बार के चुनाव के, उसमें गुड्डू जमाली एक अहम किरदार थे, जो BSP के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे और 2,66,000 वोट शायद पा गए थे। उन्हीं का जिक्र किया कि एक तीसरा कौन था, इन्हें लगता है उसकी वजह से शिकस्त हुई। उस पर हम आगे आते हैं। और धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार का एक अहम चेहरा है। एक ये भी हुआ, धर्मेंद्र यादव जी 2 बार आप बदायूं से सांसद रहे, 2019 में आप हार गए, लेकिन आप इस बार भी शायद बदायूं से ही लड़ना चाहते थे, मानसिक तौर पर बदायूं की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब यहाँ हालांकि मेरे दिल में, दिमाग में एक बात जरूर थी, इसको मैंने कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कहा और अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ। पर्सनली मुझे लगता था कि शायद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से लड़ेंगे, आजमगढ़ से। लास्ट टाइम वो थे भी, उन्होंने रिजाइन किया था जब वो बाई इलेक्शन हुआ। तो मेरे दिमाग में ज़रूर था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब फैसला ले लिया कन्नौज का, तो आजमगढ़ के लोगों की एक स्वाभाविक पसंद के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के न रहने की स्थिति में लोगों ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि लोग, मैं कह सकता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग के मुझे लेके आए हैं आजमगढ़ के लोग। एक बात लगती है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते में भाई हैं, चचेरे भाई जी। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आपको इतना संवाद नहीं था कि आपको पता चले कि आप बदायूं से लड़ेंगे, कि आप नहीं संवाद था मेरा, बदायूं डिक्लेयर भी हुआ था। तो वो अपने पत्ते इतने छिपा के क्यों रख रहे थे कि आपको इन वक्त पर आप बदायूं की तैयारी कर रहे हैं और आपको कहा गया? कोई बात नहीं, तो पार्टी की इंटरनल रणनीति है, इंटरनल परिवार भी तो है उसमें। नहीं, परिवार अलग बात है, लेकिन जब हम लोग पॉलिटिक्स में हैं तो पार्टी की रणनीति भी देखनी पड़ेगी। मतलब उन्होंने पत्ते अपने आप से भी छुपा के रखे थे? नहीं, वो सवाल नहीं कि छुपा के रखे, नहीं, इंटरनल रणनीति लोगों ने मांग की। जब उन्होंने कन्नौज के लिए, कन्नौज तो उन्होंने आखिरी दिन नॉमिनेशन किया। हाँ, तेज प्रताप का टिकट होने के बाद दिन नॉमिनेशन किया है। आपने भी ऐसे किया? लास्ट टाइम नहीं, इस बार तो मैं 2022 में। इस बार तो काफी टाइम पे मिला मुझे, 2022 में। तो 22 में हमने भी आखिरी दिन किया था नॉमिनेशन। पहले सुशील आनंद जी हुए थे, कुछ उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से लास्ट डे मुझे नॉमिनेशन करना हुआ। चाय बहुत अच्छी है, एक राउंड और आ सकती है, कोई पीछे बोल देंगे। बहुत अच्छी चाय भाई, कमाल है। हाँ, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी और साइकिल के निशान पर नेताजी और माननीय अखिलेश जी का नाम लेके जो कोई भी आएगा, ऐसा नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ तो कोई स्पेशल बात है, मेरे अलावा भी कोई भी साथी उम्मीदवार होता, उसके लिए भी ऐसा ही रिस्पॉन्स और ऐसा ही सहयोग यहाँ पे लोगों को मिलता। बहुत शुक्रिया। मैं 2022 के नतीजों पर फिर से आगे भी आऊँगा, लेकिन मैं फिर उसका काउंटर सवाल है कि ये कैसे मुमकिन है कि धर्मेंद्र यादव, जो परिवार के एक अहम सदस्य रहे, सांसद रहे,
वो धर्मेंद्र यादव को पता ही नहीं कि वो बदायूं से लड़ेंगे कि आजमगढ़ से लड़ेंगे? ये पार्टी की रणनीति है, इसमें अंजुम जी पार्टी की नाजायज- रणनीति है कि अखिलेश यादव की रणनीति थी कि आपको पता न चले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे पार्टी मतलब अखिलेश अगर- यादव है ना। हाँ, हाँ, पार्टी बिल्कुल। मतलब ये सब मिलके थोड़े नहीं नहीं, फैसला ऐसा नहीं, करते ऐसा हैं। नहीं होता है। पार्टी में बहुत सारे लोगों से राय मशवरा लेते हैं। अब आजमगढ़ का फैसला है तो क्या आजमगढ़ के सभी रिस्पॉन्सिबल लोगों से फैसला नहीं लिया गया? राय नहीं ली गई है। राय लेने के बाद ही मैं आया हूँ हम्म, और उनकी सबकी राय पे मैं आया हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब कन्नौज जाना तय हो गया तो आजमगढ़ के लोगों की एक स्वाभाविक पसंद के तौर पे लोगों ने मुझे स्वीकार किया और बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा मुझे। पिछली बार भी जब आप बदायूं से चुनाव लड़े थे धर्मेंद्र जी, 2022 के उपचुनाव में जब अखिलेश यादव विधानसभा की सीट उन्होंने रखना, आजमगढ़ का लड़े थे, आजमगढ़ का। हाँ, आजमगढ़ की बात करें, माफ करें, आजमगढ़, जब अखिलेश यादव ने यहाँ से इस्तीफा दिया क्योंकि वो विधानसभा से चुने गए और विधानसभा सीट रखना कबूल किया तो उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, तब भी आपको एन वक्त पर नॉमिनेशन करना पड़ा, मतलब तब भी नहीं, आपको उस दिन जरूर, उस समय जरूर पार्टी ने कुछ एक दलित फेस लाने की एक रणनीति बनाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनका फेस ऑल ऑफ सडन रिप्लेस करके मुझे भेजा गया। हाँ, और ये बहुत इंटरनल, बहुत डे टू डे बेस पे या चुनाव दर चुनाव चलने वाली चीज़ें, इससे कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश की समस्याओं पे इन बातों का असर नहीं पड़ना है। मैं आजमगढ़ से लड़के जाऊंगा, जीत के जाऊंगा, तब भी उन्हीं मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा जिन मुद्दों को मैं बदायूं के एमपी के तौर पे उठाता रहा। ठीक है, ये लेकिन अलग बात है कि वहाँ बदायूं के विकास के लिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, आज आजमगढ़ के विकास की जिम्मेदारी होगी। हाँ, लेकिन फिर ये जो दूसरे पक्ष है बीजेपी के लोग या दिनेश निरहुआ कह रहे हैं कि 2022 में हार गए, उसके बाद कभी नहीं आए, ये 2024 में फिर चुनाव के समय आए और शायद आपने कुछ घर बनवाया, उसको लेकर भी कुछ उनका बयान है। अब मुझे नहीं मालूम क्या बयान है, मैंने सुना ही नहीं। कुछ बयान आप है भी बता उनका, दें। बता देता हूं उनका आप एक भी बयान, बता दें, मैंने तो उनका नहीं एक सुना। बयान देखा मैंने। हालांकि मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता नहीं, हूं। आप गंभीरता से ना ले, लेकिन जनता ने उनको जिताया 2022 में। एक बयान देखा, हमारे रिसर्च सहयोगी ने निकाला कि आजमगढ़ में आपके घर बनवाने पर निरहुआ ने आरोप लगाया कि मैंने पता किया कि सपा का नारा था खाली प्लॉट हमारा है, मैंने सोचा प्लॉट कब्जा कर लिया, कोई रजिस्ट्री धर्मेंद्र यादव के नाम तो हुई नहीं, पक्का है जो सपा का नारा है उसके हिसाब से कब्जा किए होंगे। ऐसा कोई घर बनाया क्या आपने यहाँ? बहुत छोटी सोच के आदमी है, लेकिन घर बनाया क्या, थोड़ी छोटी जानकारी? सोच के आदमी है। ये भी एक घर में रह रहे हैं, क्या इनकी रजिस्ट्री है? तो क्या इनकी रजिस्ट्री है? क्या अंजुम भाई कहाँ फंसे आप? इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया, बेरोजगारी की समस्या पर किसी पत्रकार साथी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बच्चे पैदा ना करो तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, और इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने योगदान दिया है बेरोजगारी कम करने में। जिस आदमी की सोच का ये स्तर हो, क्या उनका जवाब देंगे? मुझे फ़ख्र और खुशी है कि आजमगढ़ के लाखों लोगों के दिलों में मेरा घर है, लाखों लोगों के दिलों में मेरा बनाया हुआ घर नहीं है, मैं गलत नहीं कहूँगा, ये श्रद्धेय नेताजी का बनाया हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ घर है। और उस बुनियाद पे जाने कितने घर हमारे लिए तैयार हैं। और मुझे खुशी है कि जिनके घर में मैं रहना शुरू किया हूँ, जिन्होंने अपना घर मुझे आवास के तौर पे दिया है, वो एक शिक्षक हैं। ये किराए पे लिया है, क्या है घर के? वो एक शिक्षक हैं, एक समर्थक हैं हमारे। हाँ। उन्होंने अपनी इस सद्भावना में कि होटल से नहीं, आप घर से चुनाव लिया। तो घर क्या तोहफे में दिया या किराए में? तोहफे में नहीं दिया, रहने को दिया है। अच्छा, रहने को दिया है। तो किराएदार हैं आप? आप किराएदार नहीं, हम उनके दिल में बैठे हुए हैं। चलिए, तो दिल में बैठे हैं तो घर में भी बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल बैठे हैं। दिनेश निरहुआ भोजपुरी गायक हैं, अपने आप में स्टार हैं। 2019 में भी लड़े थे अखिलेश यादव के खिलाफ, और तब मैंने एक उनका इंटरव्यू किया था, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। उस इंटरव्यू में वो TV9 में था और उन्होंने कहा कि मैं विधि का विधान भी बदल सकता हूँ, मुझे ब्रह्मा भी पृथ्वी नहीं पर कोई हटा नहीं सकता। ब्रह्मा भी नहीं आ और उस पर मैंने सुना, काफी- मुझे ये नहीं पता था आपने लिया। हाँ, मैंने किया था और वो काफ़ी वायरल हुआ था। और मैंने उनसे कहा था इस जवाब पर कि रावण का भी अहंकार टूट गया और आप करो विधि के लिखे को भी आप मिटा सकते हो। तो जनता ने हराया 2019 में। लेकिन जो निरहुआ 2019 में लगभग 3.25 लाख से हारे, अगर मुझे करीब करीब आंकड़ा याद है, 6 लाख से ज़्यादा अखिलेश यादव को मिले, वो निरहुआ आपसे सिर्फ 8,000 से जीत गए, या कहे उस निरहुआ से आप ठीक 2.5 साल, 3 साल बाद 8,000 से हार गए। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक BSP से गुड्डू जमाली खड़े हो गए? नहीं, सवाल वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस हार को एक एक्सीडेंटल हार मानता हूँ। योगी जी की नई सरकार बनी थी 2 महीने पहले, अधिकारी लोग चापलूसी में लगे थे, नए मुख्यमंत्री को कैसे खुश करें, आगे 5 साल रहना है। जमाली साहब एक फैक्टर बने, नो डाउट। हम भी आखिरी दिन आए, नॉमिनेशन फाइल की लास्ट डे, उतना समय नहीं मिला। उस समय कुछ रणनीति कह लीजिए, गलती हुई, भूल हुई, एक्सीडेंटल हार है। उस हार को मैंने सीरियस ही नहीं लिया।
क्योंकि आजमगढ़ का वो तेवर ही नहीं है ना उतना सीरियस लोग। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी शायद आप कई बार अरे मैं तो भूल गया, आप भूल ही नहीं पा रहे हो सार को, पता नहीं क्या आप। नहीं, मैं सवाल आप कई इंटरव्यू में एक्सीडेंटल हार एक आपने जुमला कर लिया है। अभी 4 कार्यकर्ताओं से भी मैं पूछ रहा था कि हार हुई तो कह रहे एक्सीडेंटल हार। मैंने कहा ये आपने उनसे सुन लिया है और वही आप बार बार बोल रहे हो, लेकिन वो हार दर्ज हो गई। नहीं हो गई कोई बात नहीं। हाँ। अरे युद्ध के मैदान में जो लड़ते हैं वही हारते जीतते हैं, वो क्या हारेंगे जीतेंगे जो लड़ेंगे ही नहीं। हम कब पर्व गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में आपके अपनी सरी। जी जी बिल्कुल। तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल। मैं अंजुम जी आप टाइमलाइन चेक करिएगा। जहाँ तक मुझे याद है 26 जून थी काउंटिंग की, 26 जून 2022 उस दिन की हमारी आप सोशल मीडिया पे चले जाइएगा। उस दिन मैंने कहा था, काउंटिंग से निकलने के अगले पल मैंने कहा था हजारों कार्यकर्ताओं के बीच कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ, मैं आजमगढ़ के लोगों से संतुष्ट हूँ। आजमगढ़ की हमारी पार्टी मजबूत है, आजमगढ़ के लोग बहुत शानदार हैं। एक हार होने से अनमूनन लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हम उतने हल्के आदमी नहीं हैं, हमें गंभीरता पता है राजनीति की। हार के भी कुछ कारण होते हैं, सुधार गया। आज क्यों नहीं कोई कह रहा कि हारेंगे चुनाव? आज आप सर्वे कर लीजिए। नहीं, अब तो चुनाव के नतीजे तो 4 तारीख को पता चलेंगे। नहीं, सर्वे भी कर लीजिए। लेकिन ये जो आपने कहा कि आपको लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये जब गुड्डू जमाली को जो बीएसपी से लड़े और जिन्होंने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा 2022 के उपचुनाव में, हो गया। एक मिनट नहीं हुआ ना उस बात को आप ले रहे हो? एक मिनट रुकिए, यहाँ मुख्यमंत्री पलट जा रहे हैं। रुकिए तो अब उनको शामिल करके और एमएलसी बनाया तो लगा कि आप महीनों से तैयारी हो रही थी आजमगढ़ में कि किसी तरह के कील कांटे जो है या कहीं अगर कुछ है तो सबको रफू किया जाए। मैं इसको बहुत शॉर्ट में कहूँगा, कौन कैंडिडेट कहाँ खड़ा होगा। 62 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के यूपी में लड़ रहे हैं। 62 कैंडिडेटों में कौन कहाँ खड़ा होगा ये पार्टी के इंटरनल फैसले। बहुत सारी जगह कैंडिडेट चेंज हुए हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है। कैंडिडेट तो अपने परिवार के तेज प्रताप चेंज होकर अखिलेश यादव आ गए। बिल्कुल हुए, मेरी जगह बदायूं में भी चाचा हुए, चाचा की जगह अंकुर भी आ गए। चाचा की जगह भी अंकुर हो गए। तो सवाल वो नहीं, ये पार्टी की इंटरनल रणनीति है। बहुत सारी सीटों में चेंज हुआ, सुल्तानपुर में हमारे कैंडिडेट चेंज हुआ, लेकिन चेंज किस लिए हो रहा है? पार्टी की बेहतरी के लिए, रिजल्ट बेहतर आने के लिए, और रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं। आप इंतजार करिए 4 तारीख को। मैं जानता हूँ आप भी बहुत संघर्ष किए हो, आपका भी संघर्ष 4 जून के बाद ही खत्म होगा। नहीं, मैं संघर्ष में रिपोर्टर के तौर पर सब जगह, अरे बहुत संघर्ष कर रहे हो सब जगह। अरे आप ही नहीं, आप जैसे जितने भी सच्चाई को दिखाने वाले, सच्चाई को कहने वाले लोग हैं, वो सारे संघर्ष के रास्ते पर हैं। और उस सबके संघर्ष के आखिरी दिन 4 जून होगा। नहीं, लेकिन मेरे संघर्ष में 4 जून के फैसले से मैं प्रभावित नहीं हूँ। नहीं, जो लोग आज बैठे यही संघर्ष करवा रहे हैं। नहीं, तब और ये नहीं, ये कभी अगर भगवान न करे दोबारा आ गए तो फिर जो आज आप कह पा रहे हो, आप यहाँ कैमरा लगा पा रहे हो, सवाल कर पा रहे हो, ये अधिकार भी ना आप पर होगा ना देश के किसी दूसरे पत्रकार साथी पर होगा। और इसका दूसरा पहलू है कि कोई भी पार्टी सरकार में आ गई तो जिस तेवर से आज हम उस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या आप सवाल पूछ रहे हैं, उसी तेवर के साथ आपको सवाल पूछने का अधिकार खत्म होगा ना। सवाल ये जब अधिकार ही खत्म होगा, आज आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है देश के संविधान। जैसे नहीं, मैं सबको संविधान की किताब, देश के संविधान की अभिव्यक्ति की आजादी के कारण आज आप सवाल पूछ पा रहे हैं, इस सवालों को आप जनता को दिखा पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन संविधान में संशोधन करके अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जाएगी, उसके बाद अंजुम साहब कैसे पूछ लेंगे? तो लोग कह रहे हैं कि यही सब कह के आप लोगों को डरा रहे हो। किस बात के लिए डरा रहे हैं? ले लेंगे और संविधान की किताब लिया नहीं आरक्षण, क्या लिया नहीं आरक्षण, संविधान बदल। मैं पूछना चाहता हूं अंजुम जी, अब आइए मेन सवालों पर। ये आप बेवजह सवालों में उलझे हुए थे। 350 आईएएसओं की नियुक्ति की गई केंद्र सरकार के द्वारा, डायरेक्ट नियुक्ति जीएस स्तर पर। मैं खुली चुनौती देता हूं, केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आए मीडिया के सामने और लिस्ट जारी करे और उस लिस्ट में दिखाए कि कितने बैकवर्ड हैं, कितने दलित हैं, कितने माइनॉरिटी के, कितने एसटी के लोग हैं। दिखाए, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ। मेरे इन सवालों को कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं चुनौती दे रहा हूँ बीजेपी के लोगों को कि दिखाएं 20 करोड़ नौजवानों के रोजगार की वो सूची जिनको बीजेपी की सरकार से मिला हो। दिखाएं वो महंगाई कमी करने वाली चीज़ें, दिखाएं रुपए की वैल्यू बढ़ाने की चीज़ें। ये जो अंजुम जी छोटी चीज़ों में फंसे पड़े थे आप, आइए असली मुद्दों पर देश के सामने अब असली चुनौतियाँ हैं। आपको मिल गया प्लेटफॉर्म। नहीं, प्लेटफॉर्म का सवाल नहीं, वो तो आप ही ने दिया है, आप ही ने न्योता दिया है। लेकिन सवाल ये है जो देश की सच्ची चुनौतियाँ हैं, असली चुनौतियाँ हैं, उन पर आपको आना पड़ेगा और उन पर सवाल जवाब भी होने चाहिए और बीजेपी से भी आने चाहिए जवाब। आज जब 10 साल उन्होंने शासन चला लिया तो अपनी उपलब्धि गिनाए ना
कि मैंने 10 साल में ये कहा था और ये करके दिया। नहीं, वो गिना रहे हैं, वो अपने काम गिना रहे हैं, वो 370 गिना रहे हैं, वो राम मंदिर गिना रहे हैं, वो ट्रिपल तलाक गिना रहे हैं, वो ये गिना रहे हैं कि आप लोग सरकार में आ जाएंगे तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। वो कह रहे हैं आप लोग आ जाएंगे तो भैंस, पता नहीं यहाँ से कितने लोगों की भैंस है, 2 भैंस में भैंस खोल लेंगे। वो कह रहे हैं मंगलसूत्र ले लेंगे। वो कह रहे हैं घर में एक्सरे से अब ये प्रधानमंत्री जेवर का, ले देश लेंगे। के प्रधानमंत्री का ये इस तरह, 2 मकान है तो 1 मकान ले देश के लेंगे। प्रधानमंत्री का ये इस तरह कि मैं माताओं बहनों के मंगलसूत्र की बातें करें, यही स्तर रह गया देश के प्रधानमंत्री का। मैं सवाल दूसरे कर रहा हूँ, आप ही और उन्हीं की बातों को कह रहा हूँ, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे 10 साल में, क्या दिए? महंगाई आपने कहा था ख़त्म करेंगे, क्या हुई? आप ही ने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे। जब मनमोहन सिंह जी ने 4 छोड़ा तो 60 रुपया था, आज 84 पे पहुंच गया है $1। इसी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, आपने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। आप बीजेपी के किसी से पूछिए कि आखिर उनके देश नहीं बिकने दूंगा की परिभाषा क्या है। देश का रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, बीमा बिक रहा है, बैंकें बिक रही हैं, बचा क्या है देश में? जो बात बीजेपी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक होकर पहली बार सदन में गए थे और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने देश के जितने भी संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाएं थी सबकी वैल्यू गिराई। दोबारा जब प्रधानमंत्री बने तो देश के संविधान को नमन किया उन्होंने। हम लोग समझ गए थे कि अगला 5 साल देश के संविधान को ख़त्म करने के रास्ते में ले जा रहे हैं। इसी तरह से मुझे खुशी इस बात की है कि देश का जनमानस आज जाग चुका है। जो बातें हम लोग पहले नहीं समझा पा रहे थे या उनकी बातों में को लोग सच मान लिए थे, आज वो लोग स्वतः स्फूर्त समझ चुके हैं और ये मान चुके हैं कि बीजेपी के लोगों के पास जुमले के अलावा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। राम मंदिर की बात करते हैं आप, 90 के नेताजी के भाषण सुनिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नेताजी को कवर किया होगा आपने। 90-91 के भाषण सुनिए, उस समय भी उन्होंने कहा था कि मसला या तो बातचीत से हल हो या माननीय न्यायालय के फैसले से हो। जिस चीज़ को उपलब्धि के तौर पे ये कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। और मुसलमान भाई अपने पारिवारिक चीज़ों को या व्यवस्थाओं को कैसे समाधान करना चाहते हैं, ये उनका हक है, उनके पास है अपना तरीका। लेकिन बीजेपी के लोगों को कैसे गंगा के तट पर खड़े होकर कहते हैं, हम हिंदू भाइयों में मान्यता है, आप अंजुम भाई जानते होंगे कि गंगा की तरफ हाथ उठा कर भी कोई बात कहते हैं तो झूठ नहीं कहते। और देश के प्रधानमंत्री जी गंगा में खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर मैंने हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच नफरत फैलाने की बात की हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और अगले ही दिन लालगंज में आके, नेक्स्ट डे इसी आजमगढ़ जनपद की लालगंज बगल की सीट पर जब वो आए तो हिंदू मुसलमान भाइयों की नफरत की बातें की उन्होंने आके। तो जब प्रधानमंत्री जी आज कही हुई बात से ठीक उल्टी कल बात कर रहे हैं, तो आज सवाल ये है कि देश के जनमानस समझ चुका है और अब तो 4 चरण का चुनाव जा चुका है। अब ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर लें, अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। और आज बीजेपी के नेताओं की हालत वो हो गई है अंजुम साहब, जब कोई क्रिकेट के मैदान में हम लोग देखते हैं, कभी कभी किसी बॉलर के ज़्यादा जब रन पड़ने लगते हैं, उसके चौके छक्के पड़ने लगते हैं, तो कभी नो बॉल फेंकते हैं, कभी वाइट बॉल फेंकते हैं, कभी बाउंसर मारते हैं। इस हालत में बीजेपी आ चुकी है। अब वो क्या फेंकेंगे उनका कुछ पता नहीं, कुछ भी फेंकेंगे, अब जनता को यकीन नहीं है। लेकिन ये बताओ धर्मेंद्र जी, जब ये बोलते हो आप, देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, क्या होगा, किसको कितनी सीटें, तभी पता चलेगा। लेकिन ये भी तो सही है कि अभी 4 महीने पहले जो चुनाव हुए, 5 महीने पहले एमपी, राजस्थान, उस छत्तीसगढ़, हर चुनाव में उन्हें कामयाबी मिली। मैं कह रहा हूँ चुनाव की जो घोषणा हुई जिस दिन भी लोकसभा चुनाव की तारीख, उस दिन भी आप सबकी नज़रों में नज़ारा कुछ और था। बीजेपी वाले भी 400 का दावा कर रहे थे, आज कर पा रहे हैं क्या दावा? देश का जनमानस तैयार बैठा है और जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से वोटिंग हो रही है वैसे ही वैसे चरणबद्ध तरीके से बीजेपी को जवाब दे रहा है वोट के माध्यम से। आज की तारीख में, जैसे हम आजमगढ़ में हैं, 5वें दौर में यहाँ वोटिंग होनी है, छठे दौर में आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। 5वें दौर में जो 14 सीटें हैं उनमें रायबरेली और अमेठी, प्रतापगढ़ भी है शायद, ये सब बाकी सीटें। अब आप आज की तारीख में, हालांकि एक खास बात और कि मुलायम सिंह यादव परिवार के 5 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सदस्य जहां से चुनाव लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं, वो वहां चुनाव हो चुके, चाहे कन्नौज हो, चाहे बदायूं हो, चाहे फिरोजाबाद हो, मैनपुरी, सही है। 5वें सदस्य अभी यहाँ हैं। अब ये फंसेंगे या बचेंगे 4 को पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में आप ये कहने की स्थिति में हैं
वो 400 पार कह रहे हैं, कल भी कहा है अमित शाह ने 400 पार। कि यूपी में कितनी सीटें आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो भी है जीत जाएगा? यूपी में जो भी हमारे अलायंस का कैंडिडेट हारेगा चुनाव, अंजुम जी, मैं समझता हूँ उसका दुर्भाग्य होगा चुनाव हारना। जनता किसी भी उम्मीदवार को नहीं हराना चाहती है। जनता तैयार खड़ी है, चरणबद्ध तरीके से तैयार खड़ी है। इंडिया अलायंस का जो कोई भी उम्मीदवार है, उन सभी उम्मीदवारों को बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा है। और मैं खुद भी कैंडिडेट हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ, अनमुनन कैंडिडेट अपनी तारीफ़ और वाहवाही की बातें करते हैं। मैं एज कैंडिडेट कह रहा हूँ, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जनता का समर्थन मुझे हासिल हो रहा है। कम मेहनत में ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आपने अहम बात कही कि जो कैंडिडेट हारेगा इंडिया गठबंधन का, उसका दुर्भाग्य होगा। हाँ, तो जनता तैयार है। 80 सीट में ऐसा तो है नहीं कि 80 सीट, जैसे अखिलेश यादव थोड़ा मजे लेते हुए कहते हैं क्यूटो में सिर्फ संघर्ष है, बाकी सब हम जीत रहे हैं। नहीं, वो सच कहते हैं। नहीं, वो सच कहते हैं। नहीं, सच तो नहीं कहते हैं। नहीं, सच कह रहे हैं। अरे हो वो नहीं सच सकता कह रहे हैं। आप भी जानते हैं कि नामुमकिन है। नहीं, सच कह रहे हैं। क्यों नहीं नामुमकिन? नहीं, इसी नहीं। उत्तर प्रदेश ने, अरे 80 सीटें आप इंदिरा इसी गांधी उत्तर को मिली है। इसी उत्तर प्रदेश में जी। जहां 77 में 85 सीटें जनता पार्टी को मिली थी, बिल्कुल, वही 84 के चुनाव में 83 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ये उत्तर प्रदेश के लोग कमाल कर चुके हैं। हाँ पता है। और वो बीजेपी के दौर लोग भी कुछ और था, 73 ये पाँच दौर गए। कुछ और है। बीजेपी वाले भी 73 पाँच गए 14 में। बिल्कुल, वो दौर कुछ और था, अरे ये दौर कुछ यूपी और वाले है। जब पलटते हैं तो फिर ढंग से पलट तो देते क्या लगता है आपको कि मतलब आप कितनी सीटें? हैं। एकदम आदरणीय राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं वही होने जा रहा है। 69 सीटें एकदम। कई 80 में का भी नंबर, 79 हो गया, 79 कई 80 में का भी नंबर आ जाए तब तक आते पांचवा 7वां चरण पहुंचते पहुंचते। बनारस का 7वां चरण है अभी वहाँ है। मैंने कहा ना जब चरणबद्ध 80 तरीके कह ही से। रहे हैं तो 90 और 100 भी कर दीजिए। नहीं, 100 कहाँ से कर दें, 80 है ना। तो कहाँ से आप कुछ भी हम वो बोल रहे हैं? 46 में 56 वाले नहीं है। 46 में 56 में 86 वाले नहीं है। हम उसमें के नहीं हैं। हम लोग समझदारी से, गंभीरता से और सच्चाई से कहने वाले लोग हैं। हमारे पुराने जितने घोषणा पत्र उठाइए और हमारी सरकार के किए हुए काम उठाइए, तो हमारे घोषणा पत्र छोटा पड़ गया है, हमारी सरकार के काम बड़े हो गए हैं। अंजुम जी, बड़ी बात नहीं कहता हूँ। पिछली 15 अप्रैल को आदित्य यादव जी का नामांकन था बदायूं के, और नॉमिनेशन में मैं था। कम से कम 50 पत्रकार साथियों के कैमरे ऑन थे और मैंने ओपन निमंत्रण दिया उन पत्रकार साथियों को। और आप वहाँ से क्लिपिंग मंगाइएगा, आपके संपर्क होंगे। मैंने कहा मैं आपको ओपन निमंत्रण देता हूँ, मेरे द्वारा सार्वजनिक तौर पे किया हुआ एक भी वादा अधूरा हो तो आप सवाल पूछ सकते हो मुझसे। अंजुम साहब, ये बदायूं में सांसद, बदायूं में एस सांसद मैंने जो वादे किए पब्लिक में, मैंने पत्रकार मित्रों से पूछा 50 कैमरों के सामने कि आपकी नज़रों में एक भी ऐसा वादा जो मैंने पब्लिक में किया हो और पूरा ना किया हो तो ऑन एयर आप सवाल करिए। बहुत कम नेता होंगे जो इस तरह के सवालों को निमंत्रण दे पाएंगे, और मैं दिए बैठा हूँ। काम मैं उतना ही कहता हूँ जितना करके दिखाता हूँ, जितना किया हूँ, और जो कर सकता हूँ उतना ही कहता हूँ। नहीं, व्यक्ति के तौर पर हो सकता है जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो, क्योंकि मैं फैक्ट चेक नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं तो बात मैं मान लेता हूँ फेस वैल्यू पर, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो पार्टियों नहीं, पार्टी की हमारी समाजवादी पार्टी का आज आप जाएंगे, कल रिसर्च कर लीजिएगा। हमारी जितने बार सरकार बनी, चुनाव से पहले का हमारा घोषणा पत्र आप पढ़िएगा और सरकार के किए हुए कामों को देखिएगा, तो आप महसूस करेंगे सरकार की उपलब्धियां बड़ी हैं और हमारी घोषणाएं छोटी हैं। हम लोग जुमले नहीं कहते कि यूँ ही महंगाई कम कर देंगे, 20 लाख नौजवान रोजगार देंगे, स्विस बैंक से पैसा आएगा। आज पूछे ना इनसे 10 सालों में कितना स्विस बैंक का पैसा आया, इसका जवाब कौन देगा? टेम्पो में भर के बोल रहे हैं जा रहा है सब, वो जाता रहा और राहुल जी ने जवाब दे दिया। तो अगर टेम्पो में अडानी अंबानी से उधर गया होगा तो बोरे में कुछ आपके पास भी तो आ रहा होगा। नहीं, हम लोगों के पास कुछ नहीं, हमारे पास क्यों आएगा? क्यों? हमारे पास क्या है देने को? जिनके पास सत्ताएं हैं, जिनके पास देश को बेचने का पूरा ठिकाना बना हुआ है, देश बेच मारे, सारे एयरपोर्ट दे दिए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ और गंभीर बात कह रहा हूँ, आजमगढ़ का एयरपोर्ट भी हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आ गए उस पे। अब देखिए आजमगढ़ के एयरपोर्ट पे जो हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक्सपेंशन का जो बहाना लिया जा रहा है, आज अदीज अंजुम जी मेरी तारीख में नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड में रखिएगा, ये एयरपोर्ट भी अडानी जी को बेचने के लिए हमारे किसानों को सताया जा रहा है। जो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद इस एयरपोर्ट को अडानी जी को बेचा जाएगा। जैसे लखनऊ से लेके तमाम शायद 25-30 बिक चुके हैं अब तक। आजमगढ़ पर भी नज़र है, लेकिन आजमगढ़ के क्रांतिकारी लोग ये काम होने नहीं देंगे। अब जैसे जो आपके मैं कई सवाल हैं अभी जो, लेकिन अभी प्रतिद्वंदी आपके दिनेश निरहुआ है,
उन्होंने कहा है कि बहुत काम हुए आजमगढ़ में, उनके काम की लिस्ट कहीं देख रहा था कि आजमगढ़ में हवाई पट्टी बनवाया, विश्वविद्यालय खुलवाया, जेल बनवाया, पता नहीं जेल कितने लोगों को भेजना पड़ता है, नया जेल भी बनवाया। उसके बाद संगीत विद्यालय बनवाया, अटल आवासीय विद्यालय बनवाया, आजमगढ़ में 10,386 करोड़ लेकर आए, रिंग रोड बनवाया। ये सब उनके काम में देख रहा था जो हमारे सहयोगियों ने रिसर्च से दिया। इसका मतलब बहुत काम कर रहे हैं। आप ऐसा करिएगा, आप आज रुके हैं, कल आप एयरपोर्ट पे जाइएगा और जिस कमरे का फीता काट के प्रधानमंत्री जी गए, उस फीता काटने की तारीख से ठीक 33वें दिन उसमें आग लग गई। ये है आजमगढ़ में काम उनका। आग लग गई मतलब लगा दी किसी ने? अब अथॉरिटी उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, यूपी का भी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। मैंने आप जैसे मीडिया के साथियों के माध्यम से देखा, सुना, पढ़ा कि एयरपोर्ट पे उस कंट्रोल रूम में जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, ठीक 33वें दिन आग लग गई। तो चलिए, आग लगना तो कोई हादसा है, जैसे नहीं, आप अपने हाथ क्वालिटी- को एक्सीडेंटल बोलते हैं, वहाँ भी कोई एक्सीडेंट हो गया तो यही एक्सीडेंट उपलब्धि है उनकी, तो आग तो लग गई। उपलब्धि भी तो गिना रहे हैं, वो भी तो गिनाए कि आग लगी है। नहीं, आग तो कहीं भी लग सकती क्यों है ना। लगी? सवाल ये 33वें ही दिन ऐसे ही हवाई जहाज उड़ेगा, नीचे आग लगती रहेगी। तो हवाई जहाज उड़ रहा है ना वहाँ से, वो तो राष्ट्रीय माननीय नेताजी के कार्यकाल का बनाया हुआ एयरपोर्ट, आपको नहीं पता? और ये सब जो इतना काम हो रहा है। टोटल आप देखिए ना जाके उसको। आज के ज़माने में क्या है, गूगल करिए, RTI करिए, हालांकि नहीं देंगे, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों से पूछिए, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ एक्सपेंड किया उस एयरपोर्ट को। एक्सपेंशन की बात की है, आज तक लैंड एक्वायर नहीं कर पाई क्योंकि किसानों की जो जायज़ मांग है उसको इन्होंने माना नहीं, और किसान भाई भी अपना आंदोलनरत हैं कि वो भी मानने को तैयार नहीं है जब तक उनकी बातों को जायज़ तरीके से स्वीकार नहीं तो किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान भाइयों के पीछे आप लोग का कोई सपोर्ट है बात कि नहीं। लड़ते रहो? कोई बात नहीं, आप लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ क्यों? हैं। हम लोग वो लोग हैं, 29,000 किसानों की, 29,000 कुछ किसानों की लैंड गई थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। एक भी लिटिगेशन नहीं है, एक भी सिंगल आंदोलन नहीं है, और सारे किसानों ने लैंड दी क्योंकि किसानों की जो इच्छा थी, उनके मन माफिक मुआवजा था, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी के दिखाया। ये भी शायद कुछ इस तरह से अगर कुछ रास्ता निकालना चाहते तो शायद किसान मानते, लेकिन ये लोग तो चाहते थे फ्री में ज़मीन लेना, और वहाँ कुछ गांव भी पड़ते हैं बीच में, उन गांव को भी उजाड़ना चाहते हैं बिना प्रॉपर कंपनसेशन के। कोई कैसे अपने पुरखों की ज़मीन को छोड़ देगा जहाँ उनके पुरखों की याद जुड़ी हुई है? अच्छा, ये बताइए धर्मेंद्र जी, दिनेश निरहुआ तो ये सब बताकर वोट मांग रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री की योजनाएं, शौचालय, आवास, अनाज 80 करोड़ को, ये सब बोल, आप जो वोट मांग रहे हैं क्या कह रहे हैं आप? हमारे क्योंकि मुद्दे आपकी रैली साफ मैंने सुनी नहीं। हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। थोड़ा सा आगे बढ़वा दीजिए गाड़ी को। हाँ। हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। हमारे इंडिया गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश के संविधान की रक्षा, देश की संविधान की रक्षा है। हाँ। और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें संविधान के साथ अपने आप सुरक्षित रहेंगी। लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, हमारी आपकी अभिव्यक्ति सुरक्षित रहेगी, आरक्षण सुरक्षित रहेगा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समान अवसर जैसी तमाम वो चीज़ें जो हमारे देश के नागरिकों को ज़रूरत है, वो स्वाभाविक और स्वतः बनी रहेंगी। तो मोदी जी तो कह चुके एक भाषण में कि आज बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकता। ये लोग गलत बयानी करके आपको भर मार रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी या उनके बिहाफ पर जो भी जवाब देना चाहें, इस बात का जवाब दें, आखिर वो क्या बात है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऐसे फैसले होंगे जो लोग हजारों सालों तक याद करेंगे। लोकतंत्र है, जनता को जानने का अधिकार है, चुनाव के मैदान में है, आपको जनता को अपनी राय बतानी चाहिए। कुछ वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। नहीं, क्या है, हो सकता नहीं, क्या है। जब हजारों साल की आप बात कर रहे हो तो 25 पीढ़ियों का मामला है। नहीं, अभी तो हम लोग जैसे 5 साल में योगी जी जैसे कह रहे हैं कि 400 पार दे दो, उसके बाद काशी मथुरा की बारी है, तो कुछ वो भी हो सकता है। बीजेपी के नेता ये भी तो बयान दे रहे हैं। तो ये संविधान संबद्ध है क्या? संविधान संबद्ध है क्या? नहीं, वो इसीलिए संविधान इन्हें स्वीकार वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट था जो काशी वहाँ बनारस में भी हुआ। इसीलिए इन्हें संविधान स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारा देश, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है लोगों से किस तरह से जब आज़ादी के समय किस तरह से लोग किस यकीन, किस भरोसे, किस विश्वास से अपनी माटी से लोग जुड़े रहे, कुर्बानियाँ दे के जुड़े रहे। आज उनको देश के अंदर अगर 2वीं दर्जे का नागरिक बनाना चाहोगे तो कैसे लोग स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार कर सकते। अब आते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री का जिक्र किया आपने, प्रधानमंत्री के कुछ बयान है आप लोगों को लेकर। ये 16 मई को है, आजमगढ़ में ही, शायद लालगंज में कहा। 16 मई को कहाँ था उनका भाषण?
16 मई मतलब परसों लालगंज में था। लालगंज में था, बगल में आजमगढ़ जिले में। बगल में आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। आतंकवाद और दंगे आजमगढ़ की पहचान बन गए थे। आजमगढ़ को बदनाम किया गया था। आजमगढ़ में बम के धमाके होते थे। यहाँ सपा की सरकार ने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाका करने वाले आतंकियों को छोड़ दिया जाता था। इस वजह से देश में आतंकवाद फला फूला। ये पीएम का बयान इन्वर्टेड कोमा में बता रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री की क्या बात करें। इसी आजमगढ़ शहर में, और यहाँ के लोग जानते हैं और इनसे आप चर्चा करिएगा, 1995 में मुख्यमंत्री की हैसियत से आदरणीय नेताजी आए थे और अपने साथ 2 अधिकारी लेके आए थे। और भरी मीटिंग में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आज से आजमगढ़ कमिश्नरी है, ये आपके डीआईजी हैं और ये आपके कमिश्नर हैं। लेके आए थे और यहाँ पे बैठा के गए थे। अच्छा, जब मंडल बनाया ये किस साल की बात है? 1995 की। ओके। नेताजी का बनाया वो मंडल है। इसी ज़िले में आप जाएंगे, यहाँ से कुछ किलोमीटर पर 300 बेडेड महिला हॉस्पिटल उसी कार्यकाल का है। इसी ज़िले के अंदर जब आप जाएंगे, यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर दूरी पर है आजमगढ़ का मिनी पीजीआई या मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी कॉलेज बना हुआ है। इसी के अंदर यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे आप जब जाएंगे, सठियाओं का शुगर मिल 1 साल के अंदर, इमेजिन कर सकते हैं आप, शिलान्यास और उद्घाटन दोनों चीज़ें आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। और मुझे सौभाग्य है कि मैं दोनों ही कार्यक्रमों का गवाह रहा हूँ। ये एयरपोर्ट जिसकी आज बात कर रहे हैं 2007 से पहले का बना हुआ है, सदैव नेताजी कार्यकाल का। आप चाहेंगे अगर आजमगढ़ के दीवारे के बेल्ट में, तो बांध से लेके पुलों तक जितना कर सकते तो उस कार्यकाल में हुआ। और जो काम छूटा है 7 साल में 1 ईंट भी नहीं लगी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, आजमगढ़ में विकास के नाम पर अगर 1 ईंट भी लगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों की देन है। ये चलिए, आपने दावा किया। अब जो विकास के नाम पर किया गया है, बीजेपी जो दावा है, योगी आदित्यनाथ ने 16 मई को कहा कि आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन गया है। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ गया है। आजमगढ़ में ये भी स्कीम, और ये सब मोदी की गारंटी से हुआ है। वो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बयान देते हैं, राम राम जपना पराया काम अपना। फीता काट लो। जानते थे राम राम जपना पराया माल अपना, नहीं, पराया काम अपना। अच्छा। फिलहाल जिस परिपेक्ष में मैं बात कर रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों के योगी जी आज भी फीते काटते घूम रहे हैं। या दोबारा काट रहे हैं उन्हीं की। नहीं, सुहेलदेव विश्वविद्यालय आप लोगों के समय का था। उसमें भी बहुत बड़ा पेच है। राजभर समाज कह रहा है कि सुहेलदेव विश्वविद्यालय के साथ सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लगाया। पूछिए जाके योगी जी से। अच्छा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा, राजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी जरूर है, उसमें आजमगढ़ के जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी मांग है कि राजभर भी लगना चाहिए नाम के साथ। क्यों नहीं लगाया? चलिए, सवाल का जवाब तो योगी जी दें शायद, लेकिन राजभर का जिक्र आ गया। ये एक कमजोर कड़ी है इस बार। नहीं, कि आपके साथ उधर से गुड्डू जमाली तो आए और राजभर खिसक लिए। और राजभर जो खिसक लिए तो बोल रहे हैं बहुत सारे राजभर वोट पे खिसक लिए। कोई नहीं तो इधर से एक पाइपलाइन से कुछ आ रही है सप्लाई और दूसरी पाइपलाइन से कुछ सप्लाई बाहर चली गई। नहीं, वो गलत फहमी में है कि उनकी पाइपलाइन से कोई सप्लाई थी। अगर सप्लाई होती तो घोसी का ये हश्र ना होता जो अभी उपचुनाव हुआ। दारा सिंह चौहान, बिल्कुल, दोनों ही लोग बहुत बड़े पॉपुलर लीडर थे और क्या असर हुआ वो आपके सामने। तो राजभर के जाने से यहाँ राजभर वोट पर कोई फर्क नहीं? कोई नहीं, सभी जानते हैं कि देश का संविधान कौन बचाएगा, आरक्षण कौन बचाएगा, उनको इज्जत सम्मान कौन देगा, स्वाभिमान का जीवन कौन देगा, वो सब जानते हैं। उनकी बात का कोई कैसे यकीन करे जो योगी जी को घंटा बजवा रहे थे। आज लालायत हो गए उनके मंत्रिमंडल के लिए कितने पापड़ मिले आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरा आजमगढ़ जानता है। तो उनकी बातों का असर नहीं है। अब एक बात और, चूंकि बार बार दिनेश निरहुआ का नाम तो आएगा, चुनाव उन्हीं से लड़ रहे हैं आप। दिनेश निरहुआ का एक बयान है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में अच्छा काम किया था, इसके बाद जनता ने अखिलेश यादव को मौका दिया, 4 साल में मैदान छोड़कर भाग गए, इसलिए नेताजी का असली उत्तराधिकारी मैं ही उनके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या आगे बढ़ाया, क्या काम आगे बढ़ाया बताएं ना। जो भी काम कर रहे होंगे वो आगे बढ़ा कुछ भी नहीं बढ़ रहे। देखिए, अब ये 1 हफ्ते का चुनाव है और शायद 15 दिन का आपका काउंटिंग है। जो वो चाहे 15 दिन और कह लें,
4 जून के बाद वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं होंगे। अगर ज़रा भी ज़मीर होगा तो कहेंगे नहीं, और या यहाँ होंगे नहीं, मुंबई होंगे। ये बताइए, आप दोनों लोग एक समाज से आते हैं, दिनेश यादव, धर्मेंद्र यादव। मैं नहीं जानता कि 2022 के उपचुनाव में जातीय आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण क्या था, लेकिन चूंकि यहाँ लगभग 20% यादव है, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो करेक्ट। मैंने देखा नहीं, लेकिन 20-22% यादव है, 16-15% मुस्लिम है मेरे ख्याल से। जरूर होगा, 2-4% आगे पीछे होगा, सही कर रहा हूँ लगभग। तो उस यादव वोट बैंक में भी शिफ्ट हुआ होगा, और क्या उसके खतरे हैं? अब देखिए अंजुम भाई, हम कुछ कहें, आप कुछ कहें, कोई तीसरा कुछ कहे, मैं आपसे यही कहूँगा, सांच को आँच क्या। आप रैंडम किसी भी गांव में चले जाइए, अपनी मर्जी के, बिना किसी को बताए, और लोगों से चर्चा कर लीजिए, आपको चीज़ें सामने होंगी। आप किसी भी गांव में चले जाइए, बिना किसी को बताए जाइए, आप पूछ लीजिए। उसके बाद आता है मुस्लिम फैक्टर। चूंकि यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन माई का एग्जैक्ट जो सही, अगर माई अब बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ ठीक है, उसके माई बाद से तो हम पीडीए में पहुंच गए हैं। मैं बोलने ही वाला था, माई तो है ही हमारे बेस। आप पीडीए पर पहुंच गया। तेजस्वी यादव वो माई के साथ बाप भी जोड़ रहे हैं, ये भी पता होगा। उन्होंने BAP सबकी व्याख्या की, लेकिन हम उस पर आ रहे हैं कि उसमें एक मुस्लिम फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट मिलता है। विधानसभा में मिला, लोकसभा में भी मिल ही रहा होगा। लेकिन यहाँ इस बार बीएसपी ने क्या किया, जो पिछली बार गुड्डू जमाली थे, यहाँ बीएसपी ने टिकट बदलकर, शायद 2 बार टिकट बदला, और बदलकर पहले कोई राजभर को, 3 बार, पहले किसी राजभर को दिया, फिर महिला को दिया, भीम राजभर शायद नाम अगर मुझे याद है, एक महिला को दिया, और उसके बाद फिर अभी मुस्लिम, उन्हीं के हस्बैंड है वो, हाँ जो भी है, मुस्लिम को दिया। तो अब क्या उससे मुस्लिम वोट पर फर्क पड़ेगा? देखिए, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। मुस्लिम वोटर को अंदाज़ है, समझदारी है, और बीजेपी को रोकना है, और संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और ये मुसलमान भाइयों की तो बात छोड़ दो, यादवों की बात छोड़ दो, देश के सभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी ही नहीं, इससे भी ऊपर मैं कह रहा हूँ, अपर कास्ट के भी जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, जिनको डेमोक्रेसी की चिंता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता है, वो सारे लोग एक मंच पे आ जाएं। इंडिया अलायंस का जहाँ कहीं भी जो भी उम्मीदवार है, आज उसके साथ हैं वो। तो जैसे बहुत जगह जो रैलियां, सभाएं हो रही है, अखिलेश यादव बहुत जगह जा रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा सभाएं हो रही है। तो यहाँ अब चूंकि 25 को चुनाव है, 23 की शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो यहाँ अभी उस तरह की कोई रैली सभाएं? हाँ बिल्कुल रैलियाँ होंगी, बिल्कुल रैलियाँ होंगी। 22 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और बड़े कार्यक्रम होंगे। 21 को लालगंज क्षेत्र में जा रहे हैं, 22 को हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, 21 को आदरणीय डिम्पल जी भी हमारे क्षेत्र में आ रही हैं, और अभी 23 अभी खाली है, देखिए कुछ और प्लान कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के भी बहुत सारे लोग होंगे। को मैं तो पता नहीं, मेरे ख्याल से कल योगी आ रहे हैं, शायद कल योगी। मैं तो इसलिए नहीं पता कर रहा हूँ कि अब बीजेपी वाले कुछ भी कहें, और इवन मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि सच भी कहें, तब भी अब जनता मानेगी नहीं। इतना धोखा खा चुकी है जनता बीजेपी से। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, मैंने तो पता भी नहीं किया कभी। मैं कैंडिडेट हूँ, विपक्ष की जानकारी मुझे रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैंने कभी बीजेपी से कौन आया, कौन गया, कब आ रहा है, कब जा रहा है, मैंने कोई मतलब ही नहीं रखा, क्योंकि अब बीजेपी के लोगों की साख खत्म हो चुकी है। किसी के आने या जाने का असर तब पड़ता है जब उसकी साख हो, उसकी बात का वजन हो, लोग ये मान लें कि ये कह के जा रहे हैं तो कुछ होगा। योगी जी आ रहे हैं, तो योगी जी से कल अगर मौका मिले सवाल पूछने का, हम तो अगर मौका मिले, किसी पत्रकार साथी को मौका मिले, वो किनको तो इस बात को जवाब, वो आप जानते हो, हाँ। तो आप ये बात जरूर पूछवाइए कि आखिर पर्चा लीक करने वालों के घरों पे बुलडोजर किस दिन चलेगा। नंबर 1, यदि बुलडोजर नहीं चल रहा है तो क्या इस बात को सच नहीं माना जा सकता है ये पर्चे लीक नौजवानों को रोजगार न देने पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करके पर्चे लीक करवा रही है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज न कर रही होती तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए इसी आजमगढ़ के अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ, 60 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ी हुई परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, बुलडोजर सरकार है, डबल इंजन सरकार है, बहुत आपने तानाशाही भी दिखा ली। आखिर पर्चा लीक करने वालों के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं पहुँचा, इसका जवाब कौन देगा? वो कह रहे पर्चा लीक करने वाले माफिया को हम पकड़ के जेल में भेजते हैं, कंट्रोल करते हैं। पर्चा लीक हर राज्य में होता है, हम तो कंट्रोल करते हैं। 14वां पर्चा लीक हो चुका है। अभी जो नीट का लास्ट पर्चा लीक हुआ है, 14वां पर्चा लीक हुआ। इससे पहले 13वां पर्चा लीक हो चुका है आपकी पुलिस भर्ती का। उससे पहले आरओ एआरओ की परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। नौजवान ओवरेज हो रहे हैं, नौजवान ओवरेज हो रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, जाते हैं, पेपर देते हैं,
शाम को उनको पता चलता है कि पर्चा लीक है, 2 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट देके पर्चा रद्द कर रही है। इसका जवाब कौन देगा? अब आपने जिक्र किया बुलडोज़र का, तो बुलडोज़र कहाँ कहाँ चला, कैसे अल्पसंख्यकों के घरों पर चला, कैसे किसी ऐसे मामले में चला जिसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं, कई ऐसे मामले, बहुत बार उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन कल बुलडोज़र का जिक्र प्रधानमंत्री ने ये किया, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा, आज के अखबार की सुर्खियाँ हैं कि ये लोग सरकार में आएंगे तो राम मंदिर पर बुलडोज़र चलवा देंगे। पढ़ा है कि नहीं आज आपने? ये भी कल प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक चले गए, एक देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मुझे बहुत अफसोस है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा मेंटेन करना, जो भी उस पद पे जाए वो जिम्मेदारी बनती है। अब वो पता नहीं क्या, वो प्रधानमंत्री प्रचारक से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अंदाज ही नहीं उन्हें, या मेंटेन नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, वो जाने। अब उसके बाद आते हैं एक सवाल, जिस सवाल का सामना आपको अक्सर करना पड़ता होगा, परिवारवाद। प्रधानमंत्री के भाषणों में, योगी आदित्यनाथ के भाषणों में, चाहे 2019 हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, हर बार आप लोगों को परिवारवादी पार्टी, भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश करने वाली पार्टी, माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी, इस तौर पर भाषण अगर निकालेंगे तो 150 भाषण के बयान। भाषण ही नहीं निकालिए, डेटा भी निकालिए। भाषण तो अलग बात है, भाषण तो कोई कुछ भी दे देगा। डेटा भी निकालिए कि उत्तर प्रदेश के जितने नामी गिरामी माफिया आज कहाँ हैं। पूरे देश के जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी ने आंदोलन चलाए हैं, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो सब ईमानदार हो गए हैं। जब तक बीजेपी में नहीं थे सब बेईमान थे। रेपिस्ट लोग इनके उम्मीदवार हैं। क्या बात करें प्रधानमंत्री, क्यों नहीं इस बात पे बात करने को तैयार हैं? या आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा सवाल पूछने का? हमें तो मौका लेकिन नहीं जनता के दिल में सवाल हैं सब। आप पूछ पाओ ना पूछ पाओ, जो लोग पूछ पा रहे हैं वो पूछें ना पूछें, जनता के दिमाग में सवाल हैं सब, और इन्हीं सवालों पे जनता इस बार वोट डालेगी। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं ये कोई नई बातें नहीं उनके लिए। इन बातों के बाद भी हम लोगों ने सरकार बनाई है, इन बातों के बाद भी बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने जीत हासिल की है, और इन बातों का कोई महत्व नहीं है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कह के चले गए कि ये परिवारवाद संघर्ष का परिवारवाद है। आखिर 24 के चुनाव में ही 5 सीटें क्यों याद आ रही हैं? 14 में भी हम 5 लड़े थे, 19 में भी 5 लड़े थे, 24 में भी 5 ही लड़ रहे हैं। ये 5 सीटें या परिवारवाद इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मूलभूत मुद्दों का जवाब देने की स्थिति में बीजेपी नहीं रह गई। अच्छा देखिए, इसलिए केवल एक ही बात पे आ रहे हैं वो, केवल एक ही बात पे। और जनता ने कई बार जिताया है, हराया भी है। जो भी फैसला जनता का है वो स्वीकार है। हाँ, ये अब यहाँ थोड़ा अप्रिय सवाल कहूँगा कि जब आप कह रहे हैं संघर्ष का परिवारवाद है, तो तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव ने क्या संघर्ष किया? एक्सेप्ट कि किसी के पापा शिवपाल यादव हैं, किसी के पापा राम गोपाल यादव हैं, इसके अलावा कोई सरकारी पद नहीं दिया गया। तो ये सब लोग कर रहे हैं जो कार्यकर्ता इनमें से भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपसे 2 विधायक साथी मिलके गए और बहुत संघर्षशील, कोई एएमयू का प्रेसिडेंट रहा है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है, कोई एक हमारे साथी विधायक रहे यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट रहे ना, उनको एमपी का टिकट, एमएलए बने, बदायूं का, और सारे एमएलए बने ना, सीधे सारे एमएलए बने हुए हैं, 28-26 साल सारे एमएलए बने हुए हैं, सारे एमएलए बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 5 सीटों ही उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा हमारा प्रदेश है, 80 सीटों का प्रदेश है, 403 विधायकों का प्रदेश है। 5 रिजर्व है आपके लिए? रिजर्व नहीं है, लोगों की इच्छा थी चले आए लड़ने। यहाँ भी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि बताइए, आजमगढ़ में मेरे ख्याल से 10 सीटें हैं, 10 समाजवादी पार्टी की हैं, विधायक की। हो सकता है 10 में से 4 विधायक ऐसे हों जो दावेदार हों, लड़ना चाहते हो, किसी साथी पार्टी को उनको चुनना भी चाहिए। नहीं, किसी साथी ने दावा नहीं किया, और दावा किया होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर विचार करते। तो लोग कह रहे होंगे कि धर्मेंद्र यादव देखिए परिवार के हैं, आजमगढ़ आ गए, हम यहाँ 10-20 साल अरे मैं तो आजमगढ़ छोड़े बैठा था, आजमगढ़ छोड़े बैठा था। यहाँ के ही हमारे राजनीतिक साथी, हमारी पार्टी के लोग, यहाँ के वर्कर, यहाँ के लीडर्स ही लेके आए। ये तो बीजेपी पास कोई मुद्दा ही नहीं। लीडर्स लेके नहीं, अखिलेश यादव लाके आपको यहाँ। नहीं, लीडर्स की डिमांड पे आए, वर्करों की डिमांड पे आए। ऐसा नहीं, आप घूमिए ना, केवल कैमरा लगा के सवाल पूछने से थोड़ी ये सब समस्याओं का समाधान है। आप मैदान में घूमिए और लोगों के वर्जन लीजिए, उसके बाद आपको एहसास होगा जो फैसला लिया पार्टी ने वो फैसला सही है गलत है। मैदान में ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि बताइए, बहुत सारे कार्यकर्ता, हो सकता है कुछ एक आध भक्त मिल गए हो आप। किसके भक्त? जिनके पास भक्त हैं। नहीं, वो हालांकि संख्या घट गई है, हालांकि संख्या घट गई है। चलिए अब लास्ट में, आखिर में, चूंकि लगभग 40 मिनट हमने बात की, अब चूंकि हम थोड़े चुनावी मुद्दों की बात करें, आप भी इतनी जगह जाते होंगे, जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से
केंद्र सरकार की योजनाएं लगातार गिनाई जाती है हर सभा में। 80 करोड़ लोगों को अनाज, इतने करोड़ लोगों को शौचालय, इतने करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड, किसानों को 6,000 का किसान सम्मान निधि। इन सब के बाद अब अचानक राहुल गांधी ने भी बहुत सारी चीज़ें कह दी कि महिला को, हर घर की प्रधान महिला को 1 लाख देंगे। अभी तो भाषण में कह दिया कि अनाज हम डबल कर देंगे 10 किलो। आप लोग जब जाते हैं और प्रधानमंत्री को उन योजनाओं का लाभार्थी वर्ग का असर दिखता है, काउंटर कैसे करेंगे और कैसे कर रहे हैं? राशन नई चीज़ नहीं है, राशन देना कोई नई चीज़ नहीं है। राशन पुरानी सरकारों में भी मिला, हालांकि वो एक सिंबॉलिक 1 रुपया 2 रुपया इसलिए लिया जाता था कि लोगों को एहसास रहे कि मेरा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो कोरोना के बाद एक दौर शुरू हुआ और उनको लग रहा है कि यही एक चुनाव जीतने का फार्मूला है बीजेपी के लोगों को। लेकिन लोग राशन मात्र से नहीं, राशन 80 करोड़ का डाटा गिनाते हैं। मैं दूसरी बात कहता हूँ और शायद मेरी बात से आप सहमत हो। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप अपने वादे के अनुसार 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते 10 साल में, तो एक भी व्यक्ति देश में ऐसा नहीं होता जिसको फ्री राशन की जरूरत पड़ती, स्थायी समाधान होता। ये रहमो करम वाला समाधान की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति नहीं खाना चाहता है। वो कोरोना काल की एक मजबूरी थी, वो अलग बात थी। कोई भी नहीं चाहता है, स्वाभिमान से जीना चाहता हर आदमी। लेकिन ये बीजेपी के लोग स्वाभिमान नहीं देखना चाहते। दूसरी बात आपने प्रधानमंत्री जी की कही, यही उत्तर प्रदेश के अंदर लोहिया आवास दिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। आप दोनों आवासों में, प्रधानमंत्री आवास, लोहिया आवास में अंतर महसूस, जिस गांव में दोनों आवास हों, आप दोनों को देख के आइएगा। यही शौचालय की जो बात की है, मैं दावे से कहता हूँ कम से कम 70% शौचालय ऐसे हैं जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आप किसी भी गांव में सर्वे कर लीजिएगा। आपने कहा कि हमने फ्री सिलेंडर दिया, उज्ज्वला योजना चलाई। बताओ, उज्ज्वला योजना आपने कहा कि गरीबों की योजना है, 1200 रुपये का सिलेंडर कितने गरीब भर पाएंगे? अब कम हो गया शायद 200 रुपया, कुछ डिस्काउंट ऑफर चला है। वो डिस्काउंट ऑफर है, वो 4 जून तक है। हाँ। 4 जून के बाद कम हुआ ना, 4 जून के बाद वो 200 की जगह 500 पड़ेगा। 4 जून के बाद वो 200 की जगह 500 पड़ेगा। जैसे जब तक जाटलैंड में चुनाव हो रहा था, ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया गया। जिस दिन वहाँ का चुनाव खत्म हुआ, अगले दिन टिकट घोषित हो गई। उनके बेटे को दिया ब्रजभूषण, अरे उनके परिवार को ही तो हुई है, किसी और को ही क्या? वहाँ भी तो बहुत कार्यकर्ता होंगे जो झोला लेके पूरा जीवन लगाए होंगे। लेकिन क्यों दिया गया? असर होगा, क्यों दिया गया? तो फिर जब उधर चुनाव हो रहा था तब क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उससे नाराज ना हो जाए। तो जब आप कही रहे होगा ये बात, भाई चार्जशीट भी हो गया। अब जब ये खिलाफ जब इस तरह से चार्जेस फ्रेम हो गए, पार्टियां चलेंगी, जब इस तरह से तिकड़म करके लोग सोचेंगे लोगों को गुमराह कर लें, तो लोग अब गुमराह नहीं हो रहे हैं। मेरठ भी जिता रहे हैं इंडिया गठबंधन को, बागपत भी हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन जैसे मथुरा भी जीत रहे हैं, फतेहपुर सीकरी भी जीत रहे हैं, अलीगढ़ भी जीत रहे हैं। ये 5 जीत रहे हैं आप। 5 तो वो बात कर रहा हूँ जिन पे जाटलैंड जो मानी जाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो जाटलैंड के जो एक नेता थे चौन्नी, जो कहते थे चौन्नी भी नहीं पलटेगा, पलट के चले गए उधर जयंत चौधरी। तो जो मुझे लग रहा है उनकी वैल्यू और नीचे चली जाएगी। ये कन्नी तो बंद हो गया, चौन्नी भी बंद हो गया। अब बंद तो सब हो गया है। हाँ। लेकिन बंद तो सब हो गया, इसलिए वो भी चलन से बाहर हो जाएंगे। तो जैसे आपने जाटलैंड का जिक्र किया और ब्रजभूषण का जिक्र किया कि ब्रजभूषण को, ये मैं बीजेपी के चालाकी जो जनता के साथ कर रहे हैं, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसी का जवाब वो जब बार बार कहते, बहुत सारे लोगों का नाम गिनाते हैं, बहुत सारे ऐसे माफिया आपराधिक चरित्र के लोग, उन लोगों को आपने बढ़ाया, टिकट दिया। अब मैं नाम पर नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे नाम हैं। आज सब बीजेपी में, जिनमें 2 की मौत हो गई, आज सब बीजेपी में। एक की हत्या हुई, एक की जेल में मौत हुई, वो संदिग्ध है। उन सब का जिक्र आपकी पार्टी से जोड़ा जाता है कि उनको बढ़ाने में आप लोगों का हाथ है। यही बीजेपी के नेता भाषणों में कहते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अब छोड़िए वो बातें, और सुन लीजिए। शायद चुनाव अभियान मेरे अंदर 30 तारीख तक और होगा, और सुन लीजिए कुछ दिन। 4 तारीख के बाद वो कहना भी बंद कर देंगे, सुनना तो लोग बंद कर चुके हैं। आप लोग सुन रहे हैं, मीडिया के लोग, उनके भी आप पे ही लगातार सवाल हो रहे हैं, तो आप लोग और सुन लीजिए 30 तक। अच्छा, आखिरी सवाल, चलिए। अब प्रचार में आपके बच गए, आज तारीख क्या है भाई? ये तो 12 बज गया, 18 निकल बदल गया, गई, 18 निकल तो गया। हम 19 में आ गए। तो अब 5 दिन प्रचार में बच गए। आप कह रहे हैं कुछ बड़े नेता सब आएंगे, लेकिन धर्मेंद्र जी आप भी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सांसद रहे, 2 बार रहे बदायूं से लगातार। 2 बार बदायूं, 1 बार मैनपुरी। 1 बार मैनपुरी, हाँ 3 बार आप सांसद रहे।
तो एक सीनियर लीडर है, आप लगता है आजमगढ़ में फंस गए, या आप लोगों का इस्तेमाल अखिलेश यादव बाकी यूपी में प्रचार में नहीं करते नहीं, ऐसा हैं नहीं, क्या? लगातार किया हमने। हम आजमगढ़ के नॉमिनेशन से पहले और नॉमिनेशन के बाद भी हम मैनपुरी गए, बदायूं गए, कन्नौज गए, जहाँ हमारी ज़रूरत थी वहाँ मैं गया हूँ, ऐसा नहीं है। और यहाँ का चुनाव का ख़त्म होते ही हम 7वें चरण के फेस में निकल जाएंगे इधर। बगल के ही ज़िले हैं, मऊ, गाजीपुर से लेके बलिया तक, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी पार्टी करेंगे। लगातार प्रचार कर रहे हैं लोग, ये तो कोई मतलब नहीं इन बातों का। मतलब नहीं, हम लोग लगातार जाएंगे, जहाँ पार्टी की ज़रूरत होगी, जहाँ उम्मीदवारों को ज़रूरत होगी, हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त दिया आपने, और लगभग 40-45 मिनट हमने बात की। हमें चिंता हो रही थी कि हमारी बैटरी कहीं लाइट की बंद ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ राष्ट्र के नाम संदेश तो नहीं देना आपको? नहीं, वो राष्ट्र के नाम संदेश का वक्त है ना, आजकल सब संदेश नहीं, देता है। नहीं, हम भी हम लोग नेताजी को बोलते कोई संदेश देना। नहीं, संदेश कुछ नहीं, बस इतना ही है कि देश के संविधान को, लोकतंत्र को और आरक्षण को, हक अधिकार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने में मदद करें। इंडिया गठबंधन के लोग मदद कर भी रहे हैं, कोई ऐसा नहीं मेरे कहने मात से कोई करने जा रहा है, लोग कर रहे हैं, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहें और 4 जून के परिणाम से देश के संविधान की रक्षा करें। ये जब आप लोग भाषणों में बोलते हैं, अखिलेश यादव भी बोलते हैं और सारे मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये बीजेपी के नेता शीर्ष नेतृत्व यही कहता है कि ये डराने के लिए सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं। ना कोई संविधान बदल सकता है, ना आरक्षण छीनने का। आप डिबेट नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है आपके पास। ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन कमेटी से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों निकाला? क्या है बीजेपी का इस बात पे जवाब? क्या बीजेपी पे इस बात का जवाब है कि 145 सांसदों को निष्कासित करके आपने देश के जो सबसे महत्वपूर्ण कानून हैं, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी में ऐसे अमेंडमेंट किए, न्याय संहिता बना दी पूरा पूरा, लेकिन सांसदों को निष्कासित करके? अगर क्षमता थी तो उन सांसदों की डिबेट को क्यों नहीं सुना? वोटिंग क्यों नहीं कराई सांसदों की मौजूदगी में? निष्कासित करके आप एक तरफा कानून बना रहे हो, और वो कानून के प्रोविजंस के आप मायने समझ रहे हो क्या प्रोविजंस है? कि देश में कभी कोई जन आंदोलन अगर खड़ा हो तो उस जन आंदोलन को उन कानूनों का दुरुपयोग करके कैसे रोका जाए? यही चीज़ें हैं अंजुम साहब, आपको भी रोका जाएगा, सबको रोका जाएगा, जो भी स्वतंत्र आवाज़ होगा सबको रोका जाएगा। इसलिए सब मिलके बीजेपी को हटाने में अपनी मदद करो। चलिए, जिससे लोकतंत्र बचा रहे। बीजेपी को हटाने में मदद करने में मेरी भूमिका नहीं है, मैं पत्रकार हूं। जो सरकार है केंद्र में, उसके प्रति आलोचनात्मक रवैया रहेगा। और एक बात, जैसे आप मुझे डरा रहे हैं, दर्शक भी बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं कि आपकी आवाज भी बंद होगी, यूट्यूब। अच्छा, मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है किसी साथी की आवाज जो देश की बड़ी आवाज है? छोड़ा, क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि हमें आपके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा की, नहीं कर पाएंगे। आप जब हर बात को सच्चाई से कह रहे हो, सुन रहे हो ऑन एयर, तो इस बात को भी सच्चाई से स्वीकार करिए कि जो देश में लोग सच कहते थे, उनकी आवाज दबाने के लिए एक भी व्यक्ति मेन स्ट्रीम में नहीं बचा। मेन स्ट्रीम से बाहर करने के लिए चाहे जितने बड़े बड़े हथकंडे हुए हों, लेकिन किए गए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वैसा ही मीडिया पसंद है, वैसे ही चेहरे पसंद हैं जो उनसे इंटरव्यू में पूछे आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, इतना काम कैसे करते हैं, सोते कब हैं, ऐसे सवाल अभी भी उनसे नहीं। वो सवाल पूछते रहे, लेकिन ये भी पूछे बेरोजगारी कब खत्म होगी, महंगाई कब खत्म होगी, देश क्यों बिक रहा है? अक्षय कुमार ने पूछा था, देश क्यों बिक रहा है, देश की सारी संस्थाएं क्यों बिक गई, महंगाई क्यों हो गई, आपकी वैल्यू कहाँ है, स्विस बैंक का पैसा कब आएगा, 15 लाख कब आएगा? आखिर सवाल तो ये भी हैं। ये सब पूछेंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए आपको पूछने के लिए मेन स्ट्रीम में अपॉइंटमेंट मिले, इसलिए सरकार को हटाइए। चलिए, बहरहाल सरकार को हटाने का काम आपका है, और आपका भी नहीं, दरअसल जनता का है। हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। और आखिर बात, किसी भी तरह की स्थितियां आई, सरकार जिसकी भी बने, मोदी जी आए, इंडिया गठबंधन आए, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं, दूसरा तो कम से कम खुलता है। तो इसलिए हम उस सबसे बेफिक्र हैं, जो होगा देखा जाएगा। जब ओखल में सिर डाला तो मूसल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो हमने डाल दिया है। नहीं, आपने जो डाला, होगा आपने डाला, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, और तमाम आप लोग जो हैं, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि देर रात हो गई, लगभग 12:15 बजे, इसलिए आप सब लोग इतनी देर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे दुकान भी बंद होने जा रही है, और इनका प्रचार अभी भी करेंगे? नहीं, बस लास्ट खत्म हो गया, आराम करेंगे। चलिए, आज हमारी भी, और 2-2 कप अच्छी चाय भी पी ली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ।